स्वागत है और आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और आप बात करने वाले हैं दर्शकों के सवालों के जवाब देने वाले हैं और हमारे साथ पंकज मटवाल साहब आपके सवालों के जवाब देने के लिए बने हुए हैं। पहली दर्शक है सुनैना खंडेलवाल है, पूछिए क्या सवाल है आपका। सर मैं सुनैना खंडेलवाल जी का हस्बैंड बोल रहा हूँ, महेंद्र कुमार खंडेलवाल। मेरा हाँ। सवाल ये है सर, मैं एसआईपी कर रहा हूँ लगभग 4.5 सालों से रेगुलर। मेरे फंड हैं, जैसा मैंने व्हाट्सएप पे भी आपको शेयर किया है, कोटक फ्लेक्सी कैप में तो मैं 8,000 की एसआईपी कर रहा हूँ और ओके। एचडीएफसी मिड कैप में 5,000 रुपये पर मंथ है। एचडीएफसी स्मॉल कैप में 5,000 रुपये। ओके। एचडीएफसी मिड कैप में मेरी वाइफ के अकाउंट से 5,000 रुपये जा रहे हैं मंथली। मेरा एसेट्स ओके। इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में 10,000 रुपये हैं और एसबीआई स्मॉल कैप में मैं 10,000 रुपये कर रहा हूँ। एबीएससीएल फ्लेक्सी कैप में 5,000 है और आईसीआईसी वैल्यू डिस्कवरी फंड में 5,000 अभी मैंने 3 महीने पहले ही चालू किया है। तो सर मेरा सवाल ये ओके। है कि मुझे मेरा रिटायरमेंट गोल लगभग 10 से 15 साल के बीच में मुझे चाहिए, लगभग 6 करोड़ अराउंड फंड चाहिए। तो क्या मैं सही स्ट्रेटेजी पे चल रहा हूँ या मुझे कुछ बदलाव करना है? बस इसके बारे में थोड़ा जानकारी करना है। तो ओके। ये और बताइए आपकी सर, या मुझे कोई फंड में बदलाव करके और कोई नया फंड अच्छा मतलब जो मेरे गोल को पूरा कर सके वो मुझे स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। इसके बारे में थोड़ा आपसे मुझे मार्गदर्शन चाहिए। ओके, आपने हालांकि फंड आपके अच्छे हैं मिड कैप की, अगर आप जो बात कर रहे हैं एचडीएफसी मिड कैप, अगर कैप अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो ये अपने कैटेगरी का टॉप फंड है। और साथ ही एसबीआई स्मॉल कैप भी अच्छा है, हालांकि इस कैटेगरी में और भी बेहतर फंड है। निपॉन का भी प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है स्मॉल कैप का। एचडीएफसी स्मॉल कैप ने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न पिछले एक साल में, अगर उसके डायरेक्ट फंड की बात करें तो वो भी 35 से 36% का रिटर्न दिया है। हालांकि आईसीआईसी प्रू वैल्यू डिस्कवरी काफ़ी लंबे समय तक सुस्ती के बाद अब ठीक ठाक रिटर्न देना शुरू किया है। लेकिन मल्टी कैप कैटेगरी में भी एचडीएफसी का और निपॉन का, इन दोनों फंड ने बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। इसके अलावा आपकी कोई टैक्स वगैरह के लिए भी आप कोई प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, उसके लिए ईएलएसएस वगैरह में भी आपका इन्वेस्टमेंट है खंडेलवाल साहब? खंडेलवाल साहब हेलो। आपसे, जी खंडेलवाल साहब आपसे मेरा सवाल था, क्या आपने ईएलएसएस वगैरह भी ले रखा है या टैक्स प्लानिंग के लिए कुछ नहीं और पीपीएफ वगैरह में इन्वेस्ट कर रखा है? नहीं सर, ईएलएसएस मैंने नहीं ले रखा है। मैंने वो पीपीएफ ओके। वगैरह में कर लेता हूँ सर, ईएलएसएस मैंने नहीं ले रखा है और मैं उसमें ओके। कोई इंटरेस्ट रखता भी नहीं हूँ सर ईएलएसएस में। ओके, चलिए पंकज मटवाल साहब है, उनसे ही जानते हैं। पंकज मटवाल साहब, इन्होंने 6 फंड में करीब करीब 48,000 रुपए की एसआईपी इन्होंने कर रखी है। हालांकि इन्होंने अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई कर दिया है, टॉप फंड्स नहीं, क्योंकि टॉप फंड्स की तो कोई परिभाषा होती नहीं है, हर साल कोई नया फंड्स अलग कैटेगरी में रहता है। तो इनको क्या सलाह देंगे? इनको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, 15 साल का टारगेट लेकर चल रहे हैं, क्या सलाह है इनके लिए पंकज जी? बिल्कुल, देखिए अभी जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस हिसाब से बात करें तो 15 साल में करीब 4 करोड़ रुपए आपके पास इकट्ठा हो सकते हैं। बट आपकी क्योंकि जरूरत है 6 करोड़ आप कह रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट को यदि आप हर साल बढ़ाते जाएंगे 10% से तो ये मुमकिन हो पाएगा। तो एक तो ये राय है कि आपको थोड़ी सी अपने पोर्टफोलियो में मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। और दूसरी बात, क्योंकि 15 साल का नजरिया है, आपके पास इंटरनेशनल फंड नहीं है, तो बाकी फंड्स अच्छे हैं, आपका वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो इक्विटी पोर्टफोलियो है। लेकिन एक मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 फंड ऑफ फंड्स, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ये आपके लिए मेरी राय है। ओके, तो मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 एफओएफ यानी फंड ऑफ फंड्स है, इसमें एक इन्वेस्टमेंट की सलाह यहाँ पर पंकज जी की तरफ से दी जा रही है। तो ये सलाह आपके लिए है खंडेलवाल साहब के लिए। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हैं महेंद्र पाटिल हैं। महेंद्र जी पूछिए क्या सवाल है आपका? शायद उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन उनका सवाल आपको ले लेते हैं। पंकज जी, उनका जो सवाल है बेटी की पढ़ाई और रिटायरमेंट की प्लानिंग, इनका मेन फोकस ये है। बेटी की पढ़ाई के लिए इनको 5 से 7 साल में करीब 1.5 करोड़ रुपए चाहिए और रिटायरमेंट के लिए 25 साल बाद इनको हर साल 12 लाख रुपए यानी 1 लाख रुपए चाहिए। और दोनों लक्ष्य को कैसे करे हासिल और कितना इन्वेस्ट इनको करना चाहिए पंकज जी? बिल्कुल, देखिए क्योंकि यहाँ पर कितने साल के बाद चाहिए रिटायरमेंट का वो क्लियर नहीं है। हालांकि जैसा कह रहे हैं कि 9 साल के बाद करीब, अगर हम ईयर की बात करें, तो उस वक्त पर बच्चे की एजुकेशन
और मैं मान के चलता हूँ कि उसी वक्त पर रिटायरमेंट के लिए भी पैसा इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि 5 से 7 साल में अगर आप बात करें 1.5 करोड़ रुपया चाहिए और उसके बाद फिर 25 साल और आपको चाहिए, तो 25 साल अगर आपको पैसा चाहिए तो जो कॉर्पस है और 1 लाख रुपया हर महीना, लेकिन पहले साल में अगर 1 लाख चाहिए तो अगले साल में आपको और जरूरत पड़ेगी। तो 25 साल आते आते हर साल आपकी जरूरत बढ़ती जाएगी इन्फ्लेशन की वजह से। तो करीब करीब 4 करोड़ रुपया कहीं आपको चाहिए रिटायरमेंट के लिए, और प्लस आपका जो है पैसा बच्चे की एजुकेशन के लिए। तो इतना पैसा अगर इकट्ठा करना है तो आपको इन्वेस्ट यहाँ पे काफी बड़ा करना पड़ेगा। जितना अभी है उससे थोड़ा काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा अगर मैं कैलकुलेट करूं तो करीब 2 लाख रुपए की SIP हर महीने की करनी पड़ेगी, ये सब अचीव करने के लिए। आपको एक बहुत बड़ा फंड एलोकेट करना पड़ेगा, तभी आप इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और जो पंकज जी को लगता है वहाँ पर करीब करीब आपको 2 लाख रुपए हर महीने की SIP करनी पड़ेगी। हालांकि ये रकम काफ़ी बड़ी है। हो सकता है पंकज जी एक कंजर्वेटिव लेकर चल रहे हैं कि इस तरह का ही रिटर्न मिले, क्योंकि बाजार काफ़ी वॉलेटाइल है। एक लंबे समय के रिटर्न के बाद हो सकता है कि आगे उस तरह का रिटर्न ना भी दे, इस वजह से कंजर्वेटिव साउंड कर रहे हैं पंकज जी। लेकिन आपको इस तरह की प्लानिंग जरूर करनी पड़ेगी। चलिए, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपके सवालों के जवाब लेंगे। और शक है सुधीर जी हैं। सुधीर जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा ये पोर्टफोलियो मैंने आपको भेजा है व्हाट्सएप पे। हाँ, तो एक बार अगर वो मुझे जरा हाँ, मैं आपके पोर्टफोलियो फंड देख पा रहा हूँ। आपने एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप और एक मल्टी कैप फंड भी ले रखा है, और एक और मिड कैप, यानी रेप्लिकेट भी कर रहे हैं। चलिए, आप क्या, लेकिन गोल क्या है? कुछ गोल के साथ तो आपने इसमें इन्वेस्ट कर रखा होगा। नहीं मैडम सर, मैंने अभी जस्ट चालू किया है ये, और गोल मेरा अभी 5-6 साल में लड़की का शादी करना है। ओके, तो उसके लिए कितनी रकम आपको चाहिए 5-6 सालों में? 5-6 साल में मुझे नहीं तो भी 12-15 लाख चाहिए, और मुझे और 5,000 का म्यूचुअल अपना SIP बढ़ाना है। तो मुझे अच्छी तरह ये जो मेरा पोर्टफोलियो है ना, ये और दूसरा 5,000 का मुझे अच्छा पोर्टफोलियो बना के दीजिए सर। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ पंकज जी मौजूद है। जी, पंकज जी आपके सवालों के जवाब देंगे। पंकज जी, आपने सवाल सुना। इन्होंने 4 फंड में 5,000 रुपए की SIP इन्होंने कर रखी है। अगले 5 से 6 साल में 12 से 15 लाख रुपए वो जमा करना चाहते हैं। अपनी SIP की रकम को ये डबल भी कर सकते हैं। इनको क्या सलाह देंगे? क्या इनके फंड सही है? हालांकि इन्होंने ज़्यादातर मल्टी कैप और मिड कैप में 2 फंड्स इन्होंने रखे हैं, स्मॉल कैप फंड्स भी रखे हैं। क्या सलाह है? क्या इनको लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते? 5-6 साल बाद इनको अपनी बेटी की शादी भी करनी है। क्या सलाह देंगे पंकज जी? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, वैसे तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना अच्छी बात है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन यहाँ पर 2 बातें। पहली बात तो टाइम कम है, आप सिर्फ 5-6 साल की बात कर रहे हैं, और साथ में बेटी की शादी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल है, उसके लिए आपको पैसे की जरूरत है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्क लेना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। तो आपको लार्ज कैप में एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। इस वक्त पर आपका जो इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में है, डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन लार्ज एंड मिड कैप के जरिए और फ्लेक्सी कैप के जरिए है। तो आप या तो अपनी जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें थोड़ा पैसा बढ़ाइए, क्योंकि उसका एक्सपोजर लार्ज कैप में है, या अलग से भी आप एक लार्ज कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो आपने जो कहा कि आपको SIP बढ़ानी है, तो यहां पर जैसे ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उसे आप शामिल कर सकते हैं, उसमें आप एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। या फिर मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उसको आप ऐड कीजिए। और अगर आपको प्योर एक लार्ज कैप फंड की सलाह दूं, तो ऐसे में जैसे कैनरा रोबेको इक्विटी लार्ज कैप इक्विटी फंड, ब्लू चिप फंड जो है, मतलब उसका नाम है कैनरा रोबेको इक्विटी ब्लू चिप फंड, वो एक लार्ज कैप फंड है, उसे आप शामिल कर सकते हैं। तो ये सलाह रहेगी आपके लिए। ओके, तो ये सलाह पंकज जी की तरफ से। एक आपको लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और पंकज जी ने बता दिया है कि ये फंड लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखें तो HDFC टॉप 100 और निपॉन का जो लार्ज कैप फंड है, पंकज जी उस पर, उन दोनों फंड पर भी राय देंगे। वो बाकी फंड्स को आउट परफॉर्म करता दिख रहा है, HDFC टॉप 100 और साथ ही निपॉन का जो लार्ज कैप फंड है। इन दोनों फंड पर आपकी राय क्या है? बिल्कुल, देखिए, परफॉर्मेंस जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि बदलती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर पिछले 1 साल में 2 साल में किसी फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो हमेशा वही करेगा। बिल्कुल, HDFC टॉप 100 फंड या फिर निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और साथ ही कैनरा रोबेको
इक्विटी ब्लू चिप फंड, ये सभी अच्छे फंड हैं। इवन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। तो क्योंकि मैंने कुछ वजह से कि जो फंड्स में ऑलरेडी रैली हो चुकी है, उसके बजाय अब उस फंड में जाएं जहां पर मौका ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने इस फंड की सलाह दी है। बट डेफिनेटली दो फंड जो आपने जिनके नाम लिए हैं वो अच्छे फंड्स हैं इस कैटेगरी में। बिल्कुल, क्योंकि पंकज जी एक्सपर्ट है, मैं तो सिर्फ रिटर्न के आधार पर वो सवाल उनसे पूछ लिया ताकि आपकी भी दुविधा खत्म हो जाए, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि जो बेंचमार्क से काफ़ी ऊपर अगर परफॉर्म कर रहा है तो वहाँ क्यों ना जाए। तो पंकज जी का अनुभव काफ़ी लंबा है, तो इनकी सलाह आप यहाँ पर मान सकते हैं। हमारे अगले दर्शक का जो सवाल है, ये फोन लाइन पर मौजूद नहीं, इन्होंने क्वेरी भेजा है। राजू नाम है इनका। रिटायरमेंट के बाद इनको रेगुलर इनकम चाहिए, अभी 29 साल के हैं और लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के 7 फंड में इनकी 63,000 रुपए की एसआईपी है और निवेश से मौजूदा पोर्टफोलियो की वैल्यू फिलहाल 21 लाख रुपए है। रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं पंकज जी, क्या सलाह देंगे इनको? इन्होंने काफ़ी अच्छा अभी कॉर्पस तैयार भी कर भी लिया है, बहुत ज़्यादा 29 है, 29 की उम्र में 21 लाख रुपए ठीक ठाक है और 7 फंड में 63,000 की एसआईपी, अच्छी एसआईपी भी कर रहे हैं। इनके लिए आगे क्या सलाह है, और अगर कोई खास फंड आपको इन्हें ऐड करने के लिए सलाह देंगे तो? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हालांकि यंग एज है और लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, लेकिन अगेन ये होता है रिटायरमेंट के बाद में जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आपको दो बात देखनी होती है। जब यंग हैं तब तो आप बहुत ज्यादा इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, पर रिटायरमेंट के बाद आप उतना निवेश इक्विटी में नहीं करेंगे। इसके लिए आपको जब कॉर्पस कैलकुलेट करना है तो इन्फ्लेशन को ध्यान रखना है, साथ ही रिटर्न्स भी आपको कंजर्वेटिव लेके चलने हैं। तो उस हिसाब से बात करें यहां पर तो क्योंकि पहले से आपने जो पोर्टफोलियो बना लिया है वो काफी अच्छा है और जितने एसआईपी कर रहे हैं थोड़ा सा आपको इसे बढ़ाना पड़ेगा समय के साथ में, लेकिन अगर इसको करते रहेंगे तो आपका जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, जब आप बोलते हैं कि मुझे 70,000 चाहिए पर मंथ का या कोई भी अमाउंट 1 लाख चाहिए, लेकिन समय के साथ आपको ये अमाउंट ज्यादा लगेगा, इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए। और स्कीम के नाम मैंने यहाँ पे सजेस्ट किए हैं, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिल्कुल, जो इनके जो फेवरेट जो इनको लग रहा है कि जहां पर अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, उस फंड्स के नाम भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग यहाँ से कर सकते हैं। पंकज जी, एक और सवाल होगा, अगर आप नौकरी पेशा है, प्रोफेशनल है, कहीं नौकरी करते हैं तो आपके पास एक और विकल्प होता है। इनके पोर्टफोलियो के हिसाब से मैं यही समझ रहा हूँ राजू जी, हालांकि फोन लाइन पे मौजूद नहीं थे तो और भी क्लैरिटी हो जाती। इन्होंने कोई पीपीएफ वगैरह का जिक्र नहीं किया था, इनके पास वीपीएफ के भी, वॉलंटरली प्रोविडेंट फंड का भी ऑप्शन इनके पास हो सकता था। क्या वो एक अच्छा विकल्प है? वहाँ पर भी एक ठीक ठाक रकम जमा करनी चाहिए, क्योंकि अगर कंजर्वेटिव तरीके से माने तो 8.25% के आसपास का रिटर्न कहाँ मिल पाता है आपको। अब वो भी कंपाउंडिंग अगर आप देखें तो वो रिटर्न काफ़ी अच्छा हो जाता है लंबी अवधि में, और जब हम नौकरी जब तक कर रहे हैं तभी तक वो आपके पास ऑप्शन है। क्या वीपीएफ एक अच्छा विकल्प है नौकरी पेशा लोगों के लिए? क्वेश्चन पूछा यहाँ पर। देखिए, हम बात करते हैं एसेट एलोकेशन की, तो जो आपका डेट कंपोनेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं कि पूरा पैसा इक्विटी में करेंगे, जो डेट कंपोनेंट है उसके अंदर आपके लिए वीपीएफ या ईपीएफ जो है वो अच्छा विकल्प है। यदि आपके पास ये चॉइस है, आप ऐसी जॉब में जहां पर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है और आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करके उसे बढ़ा सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसका सहारा लेना चाहिए, वो हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप 8 सवा 8 की बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि उतने समय में अगर इक्विटी में निवेश करेंगे तो आप 12-15% उम्मीद कर सकते हैं। तो ईपीएफ वीपीएफ को कंसिडर जरूर करें, लेकिन ज्यादा एलोकेशन लॉन्ग टर्म के लिए आपका इक्विटी में ही रहना चाहिए। यानी इक्विटी एक्सपोजर जितना ज़्यादा कम उम्र के हैं, अगर लंबी अवधि में आपको ज़्यादा रिटर्न अगर मल्टीप्लाई आपको करना है अपने कॉर्पस को, तो डेफिनेटली उस पर भी फोकस आपको बढ़ाना पड़ेगा। चलिए अगले दर्शक की तरफ बढ़ते हैं। अनिल गोयल का सवाल है, इन्होंने भी सवाल अपने भेजे हैं। एनपीएस टियर 1 से पैसे निकासी पर टैक्स के नियम क्या है, ये जानना चाहते हैं। मार्च 2023 में एनपीएस में इन्होंने 4,20,000 रुपए निवेश किया था, और क्या एनपीएस से राशि निकालने पर टैक्स लगेगा? और दूसरा सवाल ये भी है, क्या एनपीएस अकाउंट बंद कर सकते हैं? पंकज जी, क्या सलाह है? एनपीएस टियर 1 जो अकाउंट है वो बंद नहीं हो सकता, यानी कि आप पूरे पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। 60 इयर्स की एज के बाद आप उसमें से 60% लमसम में विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 40% की आपको एन्युटी परचेज करनी पड़ेगी। और 60 इयर्स के पहले करना है तो आपको 80% पैसा जो है वो एन्युटी परचेज करने के लिए यूज करना पड़ेगा। सिर्फ 20% ही लमसम विड्रॉ कर सकते हैं। पर यहां पर
क्योंकि उन्होंने साफ बताया है कि वो रिटायर्ड पर्सन है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि 60 ईयर्स की उनकी एज हो चुकी है। तो ऐसे में आप, जैसा मैंने कहा कि 60% पैसा लमसम में विड्रॉ कर पाएंगे और उस पर आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना है। लेकिन जो 40% पैसा आप एन्युटी परचेज करने के लिए यूज करेंगे, उस पर आपको पेंशन मिलेगी, एन्युटी मिलेगी, और वो एन्युटी आपकी इनकम के हिसाब से टैक्सेबल होगी। तो आप जिस टैक्स ब्रैकेट में होंगे उस हिसाब से आपको टैक्स चुकाना होगा। लेकिन जो लमसम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं उस पर कोई टैक्स नहीं है, और साथ ही पूरा पैसा आप एक साथ विड्रॉ, जैसा मैंने कहा 100% विड्रॉ नहीं कर सकते, 40% आपको पेंशन लेने के लिए यूज करना ही है। % एक मुश्त आप पैसा, अब जब रिटायरमेंट में पहुंच गए हैं तो 60% आप एक मुश्त ले ले, जहां पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और फिर 40% को एन्युटी में, पेंशन में आप उसे कन्वर्ट करा ले। पेंशन आप जो पाएंगे वो आपके टैक्सेबल इनकम के आधार पर उस पर टैक्स का बोझ बनेगा। लेकिन चलिए, अब वक्त हो गया है हमारे निवेश गुरु के निवेश मंत्र जानने का। पंकज जी, आपके गुरु मंत्र क्या है हमारे निवेशकों के लिए? बिल्कुल, देखिए, निवेशक जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एनएवी पर बहुत फोकस करते हैं कि अगर एनएवी कम है तो मतलब उसमें इन्वेस्ट करना उनके लिए बेहतर होगा, ऐसा सोचते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी स्कीम कैसा परफॉर्म कर रही है और कैसा कर पाएगी वो इंपॉर्टेंट है। एनएवी 10 रुपए की होगी, 20% बढ़ेगा तो 12 हो जाएगी, और 100 की होगी तो 120 हो जाएगी। तो आपका पोर्टफोलियो बेहतर हो, रिटर्न्स की अच्छी उम्मीद उस पोर्टफोलियो से हो, वो इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप ये ना देखें कि सस्ता है तो बेहतर है। वैल्यू इज मोर इंपॉर्टेंट देन कॉस्ट। ओके, तो ये आपके लिए गुरु मंत्र पंकज जी की तरफ से। लेकिन चलिए, एक दर्शक भी है, उनका सवाल आ गया है, वो सवाल ले लेते हैं। ये अपने लड़के के लिए सवाल पूछना चाहते हैं। उनके लड़के की उम्र है 21 साल और 30,000 रुपये SIP करना चाहते हैं। लड़के के लिए एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड जानना चाह रहे थे कि कोई बता दे कि कहाँ पे SIP करना चाहिए, और 4,000 रुपये का एक्सिस म्यूचुअल फंड का स्मॉल कैप फंड भी इनके पास है। इनके लिए क्या सलाह है पंकज जी? क्या सलाह देंगे इनको? ये अपने लड़के के लिए नई नौकरी लगी है, कुछ अच्छे SIP आपसे रिकमेंडेशन चाह रहे हैं। वो बिल्कुल अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए उसमें बने रहें। लेकिन उसके अलावा कुछ स्कीम भी बताऊंगा, और साथ ही जो लक्ष्य आपने सोचा है उसके लिए आपको करीब 36,000 पर मंथ की SIP करनी चाहिए, और उसके साथ 10% के हिसाब से उसको हर साल स्टेप अप भी करना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपने कहा है कि आप 30,000 कर सकते हैं, आपका बेटा यानी कि अभी 30,000 पर मंथ की SIP कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। समय के साथ, क्योंकि अभी यंग उम्र है, इनकम बढ़ेगी, आप समय के साथ बढ़ाते रहिए उसको। स्कीम का जहां तक सवाल है तो मेरी सलाह है कि ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड, और साथ ही मिरे एसेट मिड कैप फंड। तो इन फंड्स के साथ अपना पोर्टफोलियो बनाइए, ये स्कीम आपके लिए अच्छी स्कीम रहेंगी। ओके, एक और सवाल पंकज जी है। बहुत सारे दर्शक ऐसे होते हैं जिनके पास अचानक से कोई फंड आ गया, कभी बोनस आ गया किसी कंपनी से, या कोई ऐसी डील हुई, उसमें कुछ एक मुश्त उनको अचानक से लगाना रहता है पैसा, या बहुत बार होता है क्या, जो नौकरी पेशा लोग हैं रिइंबर्समेंट का पैसा एक साथ ले लेते हैं, तो उनके अंदर दुविधा होती है कि बाजार तो अभी काफ़ी हाई लेवल पे चल रहा है, जो रिकॉर्ड है उससे बहुत दूर है नहीं, तो चिंता लगी रहती कि कहीं इस लेवल पे फंस ना जाए। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए कोई सलाह कहाँ पर लगाए जहाँ पे रिटर्न भी कम ना रहे और बाजार के 10-15% करेक्शन का वेट भी कर सके, फिर उसके बाद हम सिस्टमैटिक ट्रांसफर करें? वो 3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप बैलेंस एडवांटेज फंड, एक कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की जो कि हाइब्रिड कैटेगरी है, यहां पर इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट होता है। आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, और जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, जो फंड मैनेजर हैं, वो तय करते हैं कि इक्विटी एलोकेशन उन्हें कम और ज्यादा किस हिसाब से करना है। तो अगर मार्केट तेजी में है तो डेफिनेटली वहां पर इक्विटी एलोकेशन उन्होंने कम किया होगा, तो आप निवेश कर दीजिए, और जब सही समय आएगा ऑटोमेटिकली फंड मैनेजर जो है वो इक्विटी में एलोकेशन बढ़ा देंगे। तो ये कैटेगरी आपके लिए एक अच्छी कैटेगरी है, जहां पर रीबैलेंसिंग पोर्टफोलियो की समय समय पर होती रहती है। दूसरी सलाह यह है कि आपको लंबे वक्त के लिए निवेश करना है, नजरिया लंबा है, तो आप स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करें, यानी कि आप पहले पैसों को किसी लिक्विड फंड में या फिर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में निवेश कर दें, जो कि डेट कैटेगरी है।
और वहां से एसटीपी कर दें, तो सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए वो पैसा अगले 5-6 महीने में आप ऐसे प्लानिंग करें कि इक्विटी में ट्रांसफर हो जाए। तो यानी कि यदि मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन भी आता है तो आपको नुकसान नहीं होगा। इस हिसाब से आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर लें, डेट में इन्वेस्ट करें और वहां से इक्विटी में ट्रांसफर करें। और तीसरी बात यह है कि नजरिया यदि बहुत लंबा है, 10 साल 15 साल, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत करेक्शन आता रहेगा, लेकिन लंबे समय में जहां आप आज हैं 15 साल में उससे तो ऊपर ही होंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो चिंता करने की बात नहीं है, वन टाइम भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन 4 से 5 साल से या 5 साल से कम का नजरिया है तो आप अगर चाह रहे हैं तो डेट फंड के जरिए जाए, लिक्विड फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर दें, उसके बाद सिस्टमैटिक ट्रांसफर कर ले इक्विटी फंड में, तो आपकी एसआईपी एवरेज आउट हो जाएगी, हर भाव पर आपकी खरीदारी हो जाएगी। शुक्रिया पंकज जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गुरु ज्ञान देने के लिए और उनके निवेश लाइफ जो फाइनेंशियल लाइफ है और उसको बेहतर बनाने के लिए। शुक्रिया सर। तो चलिए इस शो को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ।